नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज मैं उन लाखों बेरोजगार भाइयों और बहनों की समस्या को लेकर आपके सामने आया हूँ कि संस्कृत को कैसे तैयार किया जाए। ये संस्कृत के 30 नंबर और इन अंतिम दिनों में कैसे अच्छे से तैयारी की जाए कि हमारा सिलेक्शन लगभग हो ही जाए। इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और आज हम बात करेंगे कि संस्कृत को किस तरीके से तैयार किया जाए और अंतिम 50 दिनों में संस्कृत को तैयार करने की रणनीति हमारी क्या रहेगी। मुझे आज आप सबके सामने ये वीडियो लेकर इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी उन 80% से ज्यादा उन बेरोजगारों में से एक था जो 10th के बाद 10वीं के बाद कहीं ना कहीं संस्कृत कहीं भी नहीं पढ़ पाए थे और उन्हें अब इस रेट में संस्कृत पढ़नी थी। और उन विद्यार्थियों में से भी शामिल था जिनके बीए में 50% किसी कारण से नहीं बन पाए और अब जाकर जो है सफलता हासिल करने में वो कैसे मददगार हो सकती है, क्या तैयारी की जाए कि हम 80% से ऊपर नंबर लिया है। मेरे भी 2016 वाली वैकेंसी में 84% थे और 2018 वाली रीट भर्ती में भी 80% नंबर। दोनों एग्जाम साथ ही साथ नेट भी क्लियर करता गया, आरएस भी प्री और मेंस दोनों देकर आया और भी जितने भी एग्जाम सीटेट वगैरह जितने भी आए उसी तैयारी में उसी फ्लो में सारे के सारे एक के बाद एक निकलते ही गए। तो इसीलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपने कई संस्कृत के विद्वानों और संस्कृत के भाषाविद और विषय विशेषज्ञों से पूछा होगा कि संस्कृत को कैसे तैयार किया जाए। उन्होंने बताए भी होंगे आपको कई चीजें, लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि 10th के बाद संस्कृत मैंने पढ़ी नहीं और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद नहीं पढ़ी लेकिन अब पढ़नी पड़ रही है। तो अब क्या रणनीति हमारी रहेगी, उस रणनीति को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत का सबसे अगर अहम पार्ट अगर कहा जाए तो वो है शब्द रूप या धातु रूप। संस्कृत का सबसे अहम पार्ट आप कह सकते हो, बिल्कुल यह संस्कृत की आत्मा ही है। यदि कई स्टूडेंट्स फोन करके कह भी रहे हैं, मैसेज में कह रहे हैं कि सर धातु रूप और ये अपने लकार और ये याद नहीं होते शब्द रूप, और तो क्या हम इस पार्ट को एक को छोड़ दें, बाकी संस्कृत को हम अच्छे से याद कर लें। तो भूल जाना कि आप इसको छोड़कर संस्कृत को अच्छे से तैयार कर पाओगे और आप 25 या 26 नंबर संस्कृत में 30 में से लेकर आ सकते हो, इम्पॉसिबल है। यह संस्कृत की आत्मा है। अगर आप खाना खाने बैठते हैं और आपके थाली में अचार सब्जी सब कुछ डाल दिया जाए और रोटी नहीं डाली जाए तो क्या आप संतुष्ट हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से यही है, यह भी यही है। आत्मा, आपके शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए तो कैसे होगी? यह संस्कृत की आत्मा है। इस शब्द रूप, धातु रूप और लकार, इन सभी को रटना ही पड़ेगा और रटन विद्या यहीं पे काम आएगी। छोटे बच्चे किस तरीके से गीत गाकर रटते हैं उसी तरीके से रटना पड़ेगा। अगर ये रट लिए, अभी भी समय है, अभी भी लगभग 50 दिन है, तो अगर इन्हें रट लिए तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके 10 से 12 सवाल इनमें से आएंगे। आप चाहे अनुवाद के सवाल ले लीजिए, आप किसी भी पाठ से आप सवाल ले लेते हैं तो लगभग में आप गद्यांश और पद्यांश में जाएंगे, अगर श्लोक आ जाता है उसमें से भी सवाल आएंगे आपके सामने, तो वो शब्द रूप में से आपको पूछे जाएंगे, आपको लकार में से पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज रटनी बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या है, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ये जितने भी है इनमें से आपको सिमिलर देखकर कि हाँ अकारांत वाले ये हैं, इनमें से ये इतने होंगे, तो एक अकारांत वाला याद कर लीजिए, उसके पीछे सारे याद हो जाएंगे। एक इकारांत वाला याद कर लीजिए, उसके पीछे भी सारे याद होते चले जाएंगे। ऐसे इनको जो है आपको छांट कर याद करने ही पड़ेंगे। इन्हें याद नहीं करोगे तो संस्कृत की गाड़ी पार लगनी मुश्किल है। दूसरी बात, आपको कई लोगों ने बताया होगा, ज्यादातर लोग कहते हैं कि बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है, ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी जरूरी है, या फिर 6ठी से 8वीं तक की किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है, उससे संस्कृत कवर हो जाएगी। मैं यहाँ पर थोड़ा हट के बात करूंगा। मैं आपको पहले भी कहा करता था और अभी भी कहता हूं कि अभी हमारी प्राथमिकता जो है वो सरकारी नौकरी लेनी है। अभी हमारी प्राथमिकता विद्वान बनना नहीं है। यदि हमें विद्वान बनना है तो हमें ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेगी, हमें उसका एक एक पहलू ध्यान में होना चाहिए, एक एक नियम ध्यान में होना चाहिए। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है और हमारी प्राथमिकता सरकारी नौकरी और सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन तभी हो सकता है जब हम उस पैटर्न को देखकर चले। हमारे सामने ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, हमें वहां नियम डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करने के लिए नियम जरूरी होता है, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे, अधिक से अधिक उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एग्जाम हॉल में होता क्या है कि भाई उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं और हमारे वहां पर सही हो जाते हैं। तो यही कारण है 6ठी से 8वीं की किताबें ऐसा है कि जिन्होंने अब तक पढ़ ली बहुत अच्छा है, जिन्होंने अब तक पढ़ ली बहुत अच्छा है। जो
मन में अगर ऐसी शंका रहती है कि मैंने नहीं पढ़ी और संतुष्टि के लिए, तो आप इसके बदले में आप पढ़ सकते हैं सार संग्रह। आप सार संग्रह पढ़ सकते हैं। तो सार संग्रह में क्या होगा कि आपकी संतुष्टि भी हो जाएगी और इन सब का सार, आजकल बहुत सारे पब्लिकेशन जो है सार संग्रह निकालते हैं, उसमें काफी चीजें कवर हो जाती है। तो 10-15 दिन आप सार संग्रह पर दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अभी तक जिस किसी भी गाइड को पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ें। किसी के बहकावे में या किसी के कहने पर उसे चेंज नहीं करें। अगर आप अभी जाकर चेंज करेंगे, अब चेंज कर देंगे, तो आपका कहीं ना कहीं जो है भटकाव हो जाएगा। क्योंकि हर बुक, हर गाइड के अंदर थोड़ा बहुत जो है अंतर आता है, और अंतर आने से क्या होगा कि आपका भटकाव हो जाएगा कि ये मैंने उसमें तो ये पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा है, और आप उसी में उलझ कर रह जाओगे। अब अंतिम दिनों में हमें उलझना बिल्कुल भी नहीं है, नई रीट के डेट की चिंता करनी है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। आप डेट की चिंता भी भूल जाइए, भटकाव भूल जाइए, और कोचिंग के लिए अब कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। अब जहां है वहीं रहकर बिल्कुल भी समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। जहां है वहीं रहकर जो पढ़ रहे हैं उसे ही पढ़िए, बार बार पढ़िए उसे, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात आती है कि टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, मॉडल पेपर मिलाने चाहिए या नहीं मिलाने चाहिए। देखो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन उसका नतीजा क्या आता है उसको ध्यान में नहीं रखना है। आप मान लीजिए कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और आपके 50 नंबर ही आए, 100 में से 50% नंबर ही आए, और आप बैकफुट पे चले जाओ कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तो ये बात बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अभी आपके पास समय भी है और अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक मॉडल पेपर या एक टेस्ट सीरीज आपकी योग्यता का आकलन नहीं कर सकती। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, 1 या 2 टेस्ट दिन के दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ बैक टू बैक आप एक ही दिन में 10-10 टेस्ट दे रहे हैं, वहां ये गलत निर्णय हो सकता है आपका। मॉडल पेपर मिलाने बहुत जरूरी है। कोई भी पब्लिकेशन, जरूरी नहीं 2-4 सवाल हो सकता है कि गलत किसी में आ जाए, वो अपने मैटर नहीं करते हैं। आपको मॉडल पेपर मिलाने पड़ेंगे, अधिक से अधिक मिलाने पड़ेंगे। जैसे जैसे दिन पास में आए मॉडल पेपर मिलाना की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी कर देना। इसमें क्या होगा कि गलतियां आपकी यहीं पे हो जाएगी, और फिर वहां पर एग्जाम हॉल में जो है गलतियां नहीं होगी। दुर्घटनाएं पहले ही हो जाएगी, तो उससे क्या है हम सबक ले लेंगे, उससे सबक ले लेंगे और मॉडल पेपर हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। एक टेस्ट सीरीज में एक ये भी मेरे पास आया था कि सर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, जो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बताई जाती है, क्या उन्हें हम ज्वाइन करें, उन्हें देखें या नहीं देखें। देखो, मेरा सीधा सा फंडा ये है आपको कहना कि आपको किसी टॉपिक में कोई संदेह है, आप किसी टॉपिक में कहीं अटक रहे हैं, तो उस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप पूरी क्लास भी देख सकते हैं। चाहे 1 घंटे की देख लो, आधे घंटे की देख लो, 15 मिनट की 15 मिनट की देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और जिनके कंसेप्ट क्लियर है, जिनका टॉपिक क्लियर है, वो वहां जाकर जो है वो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज आती है और काफी अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, कोचिंग संस्थानें पढ़ा रही है, उन्हें देख सकते हैं। आपके वहां पर शंकाएं दूर हो सकती है। लेकिन जो नए हैं वो इसमें समय व्यर्थ नहीं करें। मैं क्लियर कहना चाहूंगा, कोचिंग संस्थान वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उनका कहीं भी वहां पे कोई दोष नहीं है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस स्तर के लोगों को उसकी जरूरत है वो उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन अपन कहीं बैठा है कि तुक्का टिकाए बेटे भी, तुक्का टिकाए नहीं, तो तुक्के में क्या होता है कि वो ए, जैसे उसको लगा कि ए होना चाहिए तो ए डालकर और फिर देखेगा अब मेरा नाम मास्टर जी लेंगे, अब मेरा नाम मास्टर जी लेंगे। और जैसे नाम ले पाड़े वाला ने कहे देख 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 मेरो नाम लियो मास्टर जी, मेरो नाम लियो। अरे भैया, नाम यहाँ नहीं, नाम वहां सिलेक्शन की सूची में आना चाहिए, आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना चाहिए। यहाँ पर ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको। यदि आप उस स्तर के नहीं है, यदि आप वो जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस लेवल के नहीं है, तो उस लेवल के पहले बनिए, पहले आप पढ़कर उस लेवल के बनिए, फिर नाम आपका यहाँ इन मास्टर जी के हमारे लेने से कुछ नहीं होगा। नाम आपका आना चाहिए सिलेक्शन की सूची में, तब जाकर आपके माता पिता के सपनों को जो है वो मंजिल मिलेगी, वो सपने साकार होंगे, तब जाकर आपको खुशी हासिल होगी। तो यहाँ पर ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। पुराने पेपर, बिल्कुल पुराने पेपर आपको देखने ही है। अभी तक नहीं देखे अगर, तो अब देख लेना, अभी भी देर नहीं हुई है।
पुराने पेपर देख लेना, इसमें से क्या होता है कि कई बार हूबहू सवाल जो है ऐसे के ऐसे 2-3 सवाल तो मिल जाते हैं कभी कभी। पिछली बार के पेपर हम भी देख कर गए थे और 2-3 सवाल मिल गए। एक तंदुलात वाला इसमें जरूर आता है, संस्कृत में हर एग्जाम में देखते हैं, वो तंदुला चावल कहते हैं ना वो वाला सवाल लगभग लगभग आता है। अब उस समय 10th के बाद पढ़ी नहीं, नए नए पढ़ते थे, तो फिर वो देखते पुराने, अच्छा इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। फिर पुराने पेपर क्या हेल्प करेंगे कि आप देखेंगे कि इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, इस तरीके के सवाल यहाँ आ रहे हैं, फिर वो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि शब्द रूप और धातु रूप आपके लिए कितने महत्व रखते हैं। तो फिर वहां पर आप समझ जाओगे कि पुराने पेपर कितना आपके लिए अहम रोल। तो पुराने पेपर जो है वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, अवेलेबल है, कई मॉडल पेपर में भी और कई गाइड में भी आगे दे रखे होते हैं, उन्हें देख लीजिए। उससे आपको स्तर पता चलेगा, आपका भी स्तर पता चलेगा, पेपर का भी स्तर पता चलेगा। एक समस्या संस्कृत में आती है, हिंदी में तो ये नहीं आती है, क्योंकि हिंदी में तो प्रत्यय पीछे लगते हैं और बिल्कुल ही इजी हो जाते हैं। एक समस्या संस्कृत में आती है कि सर प्रत्यय याद नहीं होते, क्योंकि इसमें दिखता अलग है और होता अलग है, संस्कृत में ये होता है। तो संस्कृत में प्रत्यय, मैं आपको पहले भी बताया था मैंने कि संस्कृत में प्रत्यय के लिए आपको क्या करना है। मान लीजिए नियम तो बहुत सारे हैं, याद नहीं हो रहे हैं, सारे हथकंडे अपना के देख लिए, याद नहीं हो रहे, अब क्या करें, एक पेपर ले, उसके ऊपर हर प्रत्यय के थोड़े थोड़े 4-5 उदाहरण देख के लिखे, हर प्रत्यय का नाम लिखे, प्रत्यय का उदाहरण लिखे, उदाहरण लिख के फिर क्या करें आप कि उस प्रत्यय में आप मिलान करें कि इसके पीछे क्या लग रहा है, क्या प्रत्यय है या त्वा प्रत्यय है या जो भी है, जो भी आता है उसमें आप देखें कि पीछे लगभग सारे उदाहरणों में पीछे क्या लग रहा है। जरूरी नहीं है कि प्रत्यय में जो दे रखा है वही उसके पीछे लग रहा है तो हम उसको, और जरूरी नहीं है कि हम सिलेक्शन के लिए नियम को ही, अब याद नहीं हो रहा है, पढ़ना तो जरूरी है लेकिन याद नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। दूसरे तरीके में आपको यह करना है कि सारणी बनानी ऐसे, फिर आपको देखना है कि पीछे क्या क्या आ रहा है, पीछे क्या क्या आ रहा है आप देख लोगे, फिर आप जो है उससे मेल बिठाते हुए उसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मेरे प्रत्यय का एक भी सवाल सही नहीं हुआ संस्कृत में, जबकि संस्कृत में मुझे प्रत्यय के नियम समझ ही नहीं आ रहे थे। उसके पीछे का लॉजिक यही था कि मैंने प्रत्यय को इस तरीके से, जब ऐसे याद नहीं हो रहा था तो दूसरा वे अपनाया, दूसरा तरीका अपनाने से मेरे संस्कृत में प्रत्यय के सवाल गलत हुए ही नहीं, 2-3 सवाल आए और वो सारे के सारे सही हो गए। और यही राज मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से भी याद नहीं होता है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक लड़के मैसेज करके फोन करके कहते हैं कि सर ऐसा लगता है कि सब भूल गए, सब भूल गए, तो हम आ जाते हैं याद दिलाने के लिए, हम आ रहे हैं ना याद दिलाने के लिए। भाई ऐसा होता है कि जिस एग्जाम के प्रति हमारा समर्पण होता है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा होती है, उसमें ऐसा लगता है, ये प्रेशर आता है हमारे ऊपर, मानसिक दबाव तनाव आता है। हम अभी तो क्या लग रहा है, अभी तो जैसे जैसे ये 50 की जगह अगर यहाँ पर ये होगा ना 10 दिन, तब बिल्कुल ही लगेगा कि अब तो हम गए, अब तो हमें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है, यह सामान्य स्वभाव है, सबके साथ में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। एक बार मैं समझ लग गया था, 1 साल से तैयारी कर रहा था और मुझे ऐसा लगा था कि मैं तो गया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं, अब कुछ भी याद नहीं, क्योंकि सवाल याद नहीं आते। हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमें याद नहीं, हमें सवाल याद नहीं आते। जब सवाल सामने आता है तो उत्तर याद आता है, 100% याद आता है, अगर कोई पूछ ले तो भी हमें उत्तर याद है। लेकिन वो दिमाग क्या है, थोड़ा डरा हुआ है, वो सोचता है कि ये सवाल ही हमें याद नहीं आ रहा तो उत्तर कैसे याद आएगा। ये सभी के बीच में होता है, इसमें घबराना नहीं है। लास्ट 10 या 15 दिन की रणनीति क्या होती है, ये मैं आपको 15 दिन पहले ही एक वीडियो डालकर बता दूंगा कि एग्जाम हॉल की रणनीति क्या होती है। और कई बार होता है कि तैयारी हम बहुत अच्छी करते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में गलतियां कर बैठते हैं, उन गलतियों के पीछे क्या कारण है और उसकी रणनीति कैसे रहती है, वो एग्जाम से 15 दिन पहले ही मैं बताऊंगा आपको, एक वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल के साथ में बता दूंगा कि उसमें क्या करना है। तो ये बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको याद सब है, लेकिन ये ऐसी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शिक्षण विधि कि शिक्षण विधियां कैसे याद की जाए या शिक्षण विधि में क्या सर कुछ हो सकता है, तो शिक्षण विधि ऐसा है कि हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियां लगभग समान ही है, सिर्फ भाषा का अंतर है, ये वहां पे हिंदी में आएगी और यहाँ संस्कृत में आएगी, सारी लगभग मिलती जुलती है। इसमें आप ऐसे करें, शिक्षण विधि की जो भी गाइड पढ़ रहे हैं या जो भी किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, वो पढ़ें आप। लेकिन इसके साथ में एक चीज करना, इसके साथ में एक छोटी छोटी बुक्स आती है, छोटी छोटी बुक्स आती है, उसमें क्या, उसे बोलते हैं गुटखा, खाने वाला नहीं, उसे बुक सेलर गुटखा ही बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे गुटके क्या करते हैं, उसमें 1 लाइनर और इस तरीके से कुछ जानकारियां दी होती है जहां से सवाल ऐसे कैसे बनकर सामने आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे स्तर का है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, कई बार जो है चींटी भी हाथी के जो है नाक में दम कर देती है। तो गुटके जो आते हैं मैंने भी पढ़े थे,
तो उस समय पब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं, कोई भी हो, चाहे एक दो गलतियां होती है सभी के अंदर, तो वो हो सकती है, लेकिन वहाँ ये आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो उसमें क्या होगा, वन लाइनर में से आपको पढ़ने में भी थोड़ी रुचि बनेगी और वहाँ जल्दी से कवर हो जाएगी। एक MCQ आप ले आना इसके लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली जो बुक्स आती है, छोटी छोटी आती है, उस MCQ में क्या होगा कि पुराने पेपर में आए हुए भी आएंगे और उनसे मिलते जुलते भी सवाल आएंगे, उनको आप मिलाते रहें। उसे ज़्यादातर जब नींद आती है तब मिलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी रुचि बनी रहती है, तो हमें नींद भी नहीं आती है, वो समय का सदुपयोग हो जाता है और MCQ से हमारे काफ़ी जो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे कैसे निकल कर हमें एग्जाम हॉल में मिल जाते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ है कि क्या क्रैश कोर्स में सब कवर किया जा सकता है? कई लड़के इस भरोसे ही बैठते हैं कि अभी याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको साइड में रख देते हैं, दूसरे विषय पढ़ते हैं। एक जब लास्ट में क्रैश कोर्स चलेंगे कोचिंग्स के 10 या 15 दिन के, जब हम उसमें इसको कर लेंगे कि 10-10 घंटे की क्लासेस चलेगी या 8-8 घंटे की क्लासेस लगातार चलेगी, मैराथन क्लासेस चलेगी या फिर जो भी जैसी क्रैश कोर्स वगैरह चलेंगे, तो वहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने पहले तैयारी अच्छी तरीके से कर रखी है। ये एक तरह से रिवीजन कोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि उनका रिवीजन हो जाता है, थोड़े बहुत जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आप नए सिरे से अगर क्रैश कोर्स के भरोसे ही बैठे हैं तो यहाँ पर आपका समझ लीजिए कि आप कई पीछे आ गए। 16.5 लाख फॉर्म आए। राजस्थान के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जितने कार्य साल तक रहे हैं उतने लाख तो फॉर्म आ गए हैं आपके। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन सिर्फ इसमें ही नहीं ज्यादा है, यदि यहाँ पे विफल हो गया तो हर जगह कंपटीशन ज्यादा है। यदि गली में एक किराने की दुकान भी खोलेंगे, सामने दूसरी दुकान खुल जाएगी अगले ही महीने, तीसरी भी खुल जाएगी अगले ही महीने, चौथी खुल जाएगी। 4 दुकानों में से 10 तो घर और 4 दुकानें। अब बताइए वहां पर भी कमाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बेहतर अभी कोरोना में देखा होगा आप लोग सब ने कि गवर्नमेंट जॉब कितनी ज्यादा सिक्योर और फायदेमंद साबित हुई है। बड़े बड़े व्यापारी जो है बिल्कुल जड़ से हिल चुके थे कोरोना काल के अंदर। तो गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है भैया। कई जने ये कहते हैं कि सर हमें तो याद नहीं होता, या याद ही नहीं हो रहा है, या बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, या हमसे नहीं हो पाएगा। तो जो ये कहते हैं वो अपने माँ बाप के उन आंखों में सपने देख लेना कि वो कितने सपने संजो कर बैठे हैं। उनकी गुजरी हुई जिंदगी देख लेना कि उन्होंने कितनी पीड़ा उठाकर आपको पढ़ाया है, और ये सुनने के लिए नहीं पढ़ाया कि आप ये नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो। अपने भाई और बहन की उम्मीदें देख लेना, अपने बच्चों का भविष्य देख लेना, अपने होने वाले या अभी जो भी है पति या पत्नी, उनकी उम्मीदें देख लेना कि वो हमसे क्या आशाएं रखते हैं, क्या हम उनकी आशाएं और इस भागते दौड़ते जीवन में जो महंगाई बढ़ रही है उनमें हम पूरी कर सकते हैं। यदि इसका जवाब नहीं आता है तो आपको तैयारी करने के अलावा आपके सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता है। आपको तैयारी करनी है और ये स्वर्ग है, इसे पाने के लिए मरना पड़ेगा। इसे पाने के लिए मरना पड़ेगा, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि कहते हैं ना, स्वर्ग पाने के लिए मरना बहुत जरूरी है। बहुत ही कठिन भाई। जो मुकाम अच्छे होते हैं ना, जो मंजिलें अच्छी होती है, उसके रास्ते हमेशा दुर्गम होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं। तो अगर ये काम भारी लगता है, तैयारी करना भारी लगता है, कंपटीशन की तैयारी करना भारी लगता है, तो जेठ महीने की भरी दोपहर में तगारी उठाते उस मजदूर को ध्यान में ला देना। उन मजदूरों को ध्यान में ला देना जो डामर की सड़कें बनाते हैं इतनी भरी दोपहर में, उस गलवान घाटी पर और उन -30 डिग्री के टेम्परेचर पर सरहद पर खड़े उन सैनिकों को याद कर लेना। भरी दोपहरी 50-55 डिग्री पर खड़े हुए उन बॉर्डर पर खड़े हुए सीमा के जवानों को याद कर लेना। यदि वो भारी है, यदि वो भारी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही भारी नहीं है। ये तो बिल्कुल ही भारी नहीं है। आपको तो सिर्फ मन लगा कर पढ़ना है। ये दिमाग आपके अंदर भगवान ने इतना शानदार देकर भेजा है, इसका उपयोग करना है, इसको प्रयोग में लेना है। ठीक है ना, जंग आ जाएगा नहीं तो पड़ा पड़ा। बिल्कुल आपको तैयारी करनी है, आत्मविश्वास अंदर होना चाहिए। कई जने कहते हैं सर 16.5 लाख फॉर्म है, 16.5 लाख फॉर्म में हमारा क्या नंबर आएगा? भैया आप 16.5 लाख फॉर्म देखते हो, आपको सीट कितनी चाहिए? आपको कितनी सीट चाहिए? 16.5 लाख सीट चाहिए क्या? आपको तो सिर्फ कितनी चाहिए? 1 सीट चाहिए आपको। तो आप 16.5 लाख क्यों देखते हैं? आप 1 सीट को टारगेट करके चलिए, बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी। और यह रणनीति मैंने पूरी की पूरी आपको बता दी है, और यही रणनीति है, इसको फॉलो कर दिया तो संस्कृत विषय आपके आराम से क्लियर हो सकता है। मैंने संस्कृत में सिर्फ 1 घंटा डेली देता था, 3 महीने तक 1 घंटा डेली देकर जब मैं 30 में से 25 नंबर ला सकता हूँ। आप 2 घंटे दीजिए, कंपटीशन अगर बढ़ चुका है आप मानते हैं, तो आप 2 घंटे दीजिए इसको
और फिर देखिए कि इसी रणनीति से आपका चयन होता है कि नहीं होता। होगा, 100% होगा यदि आपके अंदर समर्पण है तो। इसी तरह से मैं जो है आपके लिए, अभी मेरे पास काफ़ी मैसेज आए कि सर एसएसटी का सिलेबस बहुत बड़ा है और एसएसटी की सिलेबस की रणनीति भी आप बता दीजिए, सिलेबस के अनुसार कि हमें क्या टॉपिक ज़्यादा पढ़ने चाहिए, क्या कम पढ़ने चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर आपको एसएसटी की रणनीति भी पूरी तरीके से बता दूंगा आपको, ठीक है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बिल्कुल फोकस्ड होकर तैयारी करनी है। और काफ़ी इसकी पूरी जो है 50 दिन की रणनीति मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर डाल दूंगा, उसमें मैं बता चुका हूँ पूरी ओवरऑल 50 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए। और जीन पियाजे बहुत ही सरल तरीके से बता चुका हूँ और काफ़ी क्लासेस जो है चैनल पर डाली जा चुकी है और काफ़ी क्लासेस आने वाले समय में डाल दी जाएगी। बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लेना एक बार। और जिन तक जो जरूरत है, जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और जिनको रणनीति, बिल्कुल सटीक रणनीति की जरूरत है, उन तक ये जरूर पहुंचा देना, शेयर कर देना और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारा हौसला बढ़ा रहे और हम जो है ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साथियों।